देखिए, पहली बात तो अगर अपन बात करते हैं हाउ द सी अमेरिका में मोस्टली जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वहां पे मोस्टली दो पार्टीज हैं। एक पार्टी रिपब्लिकन और दूसरे पार्टी जिनको डेमोक्रेट्स कहा जाता है। ये दोनों जो हैं वो आपस में चुनाव लड़ते हैं। ठीक है। हालांकि और भी सेपरेट कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन मेजर पार्टीज वहां पे रिपब्लिकन और डेमोक्रेट हैं। समझ गए? तो जब वहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में मैंने आपको क्या बताया था, पार्लियामेंट्री मतलब संसदीय व्यवस्था और राष्ट्रपति शासन, उनमें अपना अलग फर्क है। तो राष्ट्रपति शासन में जो भी राष्ट्रपति चुना जाएगा उसका चुनाव वहां पे क्या होगा, डायरेक्ट और प्रत्यक्ष, मतलब जिसको डायरेक्ट कहते हैं प्रत्यक्ष चुनाव होगा। मतलब उस नाम, उस आदमी के नाम पे वोट पड़ेंगे। समझ गए? अब यहाँ पे फाइट किसके बीच में है, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच में। रिपब्लिकन्स के उम्मीदवार हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप, और डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार हैं कमला हैरिस, जो कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रही, अभी अभी वाइस प्रेसिडेंट है जो कि, इतना भी पता है। अब भारत वाले ने वहां पर जाकर के इंटरव्यू क्यों लिया होगा, पहली बात तो आपको ये समझनी चाहिए। आपको मान लो कोई यही पूछ ले यार भारत वालों को क्या मतलब अमेरिका के चुनाव से, भाई इंटरव्यू पूछेगा ज्यादा से ज्यादा, ऐसा नहीं। या कोई आता जाता इंसान भी पूछ लिया तो आरएस की तैयारी कर रहा, बता बेटा क्या। तो आप सबसे पहले तो ये बताओ, अगर भारत का न्यूज़पेपर जाकर के उससे इंटरव्यू ले रहा है, इसका मतलब भारत को उस देश से अपने रिलेशनशिप को लेकर के कोई ना कोई, मतलब जिसको कहते हैं ना कि कोई ना कोई तो मतलब फायदा होगा। भाई कोई ना कोई काम होगा तभी तो जाकर के, जैसे मान लो अगर मेरे को भूख नहीं है तो मैं किसी मिठाई की शॉप पे या किसी भी शॉप पे क्यों जाऊं, भूख होगी तभी जाऊंगा। तो अगर भारत का न्यूज़पेपर अगर जाकर के डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू ले रहे हैं, इसका मतलब भारत का जो स्टेक है उस इलेक्शन में वो काफी हाई है। एक बात समझ में आ गई बात। दूसरा, अगर रिपब्लिकन कैंडिडेट जीतते हैं या डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जीतते हैं तो उसके भारत को खुद के अलग फायदे हैं और अलग नुकसान है। तो इस रिपब्लिकन कैंडिडेट के भी अलग फायदे हैं और नुकसान भी हैं। इसी तरीके से डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट जीतते हैं तो उनके भी अलग फायदे हैं और उनके भी अलग नुकसान हैं भारत को। अब आपको एक चीज बताएं, भारत की और अगर यूएसए की रिलेशनशिप को अगर 21वीं सेंचुरी की, 21वीं शताब्दी की सबसे डिफाइनिंग सेंचुरी या सबसे डिफाइनिंग पार्टनरशिप कही जाए, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण साझेदारी कही जाए भारत और यूएसए की रिलेशनशिप को, इसका मतलब है कि यूएसए में अगर सरकार चेंज होती है या अगर वही सरकार जो है रहती है तो भारत के रिलेशनशिप पे क्या असर पड़ेगा, भारत के हितों के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, वो बात हो रही है यहाँ पे। समझ में आ गई? तो जैसे आपने उस इंटरव्यू में पढ़ा होगा, तो वहां पे बात बात हो रही है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि अगर आप जीतते हैं तो आप भारत के लिए क्या करेंगे, सही? तो उन्होंने क्या कहा, मैं अगर जीतता हूं तो भारत के लिए सर्वाधिक इंपॉर्टेंट या सर्वाधिक सपोर्टिव इंसान रहूंगा। ये तो बोला होगा, भारत के लिए मेरा जो सपोर्ट है वो हमेशा रहेगा। ऐसा क्यों कहा होगा? क्योंकि उनको पता है कि भारतवंशी जो है अमेरिका में सबसे इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटीज में से एक है। इन्फ्लुएंशियल का मतलब प्रभावशाली कम्युनिटीज में से एक है। तो वहां पे उनका भी तो वोट लेना उनको, एक बात। दूसरी बात, भारत जो है क्या क्या है, भारत के पास लोकतंत्र, और अमेरिका के पास क्या है, वही लोकतंत्र। भारत क्या है, टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, यूएस जो है वो भी टेक्नोलॉजी में जो है वो काफी आगे है। भारत के पास चीन को संभालने का एक जरिया है। समझ गए? भारत जो है अगर यूएसए को अगर चीन पे कंट्रोल लगाना है तो भारत की बिना उसके जो है लगाना मुश्किल है, क्योंकि भारत चीन के दरवाजे पे बैठा है। दूसरा, भारत जो है वो जो चीन आज सप्लाई कर रहा है यूएस को, कल को भारत में भी वो पोटेंशियल डेवलप किया जा सकता है। अमेरिका ने बहुत सारा दांव पाकिस्तान पे लगाया पहले, वो क्यों लगाया, कि वहां से जो है चीन को कंट्रोल किया जा सके या पाकिस्तान से अच्छे संबंध रख के रशिया को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन
पाकिस्तान जो है इन इटसेल्फ, पाकिस्तान उतना भारत जितना इफेक्टिव तो स्टेट हो नहीं सकता, इकोनॉमिकली, मिलिटरली, पॉलिटिकली ऐसा। तो उनको समझ में आ गया कि भाई साहब भारत जो है उससे संबंध हम बनाए तो ज्यादा बेहतर बजाय कि पाकिस्तान के। इसलिए आपने देखा होगा कि जब हमारा अनुच्छेद 370 हटता है तब अमेरिका के प्रेसिडेंट उस समय डोनाल्ड ट्रंप रहते हैं और उन्होंने ज्यादा कोई भी दखल अंदाजी नहीं करी। ये चाइना जैसा कंट्री था जिसने कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर के ये जो है मुद्दा उठाया, जरूर मतलब इसने यूएसए ने नहीं उठाया। तो समझ आ गई बात क्यों नहीं उठाया, क्योंकि उनको समझ में आ रही थी कि भारत जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए जो है एक ज्यादा बेहतर साझेदार हो सकता है। तीसरा भारत के पास क्या है, डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी जिसको बोलते हैं, यूथ पॉपुलेशन। ये यूथ पॉपुलेशन जो है अमेरिकन कंपनीज अगर आके यहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं तो एक तरह से ग्रोइंग इकोनॉमी है, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। तो जब बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है तो उसका फायदा यूएसए को भी तो होता है। वहां की कोई भी कंपनी अगर आके यहाँ पे सामान बनाए या बेचे तो उसका फायदा उसको भी तो होता है। एक और चीज, फिर भारत के जो रिलेशनशिप है वो रशिया के साथ भी अच्छी है और यूएसए के साथ भी अच्छी है और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके साथ भी अच्छी है। तो भारत को एक यूनिक पोजीशन पे ले जाकर के खड़ा करता है कौन, ये रिलेशनशिप, ये भारत की अप्रोच। तो अगर आज यूक्रेन क्राइसिस को सॉल्व करना है, आज अगर इसराइल के क्राइसिस को सॉल्व करना है तो उसमें भारत की भूमिका जो है वो ज्यादा आगे आती है। क्यों, क्योंकि भारत जो है वो इसराइल का भी दोस्त है तो ईरान का भी दोस्त है, इसराइल का भी दोस्त है तो यूनाइटेड अरब अमीरात या फिर सऊदी अरबिया का भी दोस्त है। तो ये चीज भी काफी मैटर करती है। तो इसलिए चाहे वो चाइना का एंगल हो, चाहे वो इकोनॉमी का एंगल हो, चाहे वो हमारी जनसांख्यिकी का एंगल हो जिसको हम हमारी यूथ पावर कहते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी का एंगल हो, चाहे वो रशिया का एंगल हो, चाहे वो इसराइल का एंगल हो, तो इसमें जो है भारत की भूमिका यूएसए को साफ साफ क्लियर कट पता है। इसलिए यूएसए ने ये चीज भांपते हुए जब हमने 1998 में पोखरण की न्यूक्लियर परीक्षण किए थे, न्यूक्लियर वेपन का परीक्षण किया था, न्यूक्लियर मतलब नाभिकीय परीक्षण किया था न्यूक्लियर वेपन का, तब यूएसए ने हमारे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई थी। इकोनॉमिक सैंक्शन मतलब आर्थिक प्रतिबंध, वो आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे कि भारत जो है ऐसा क्यों कर गया। लेकिन आते आते समय ऐसा आया कि वो प्रतिबंध यूएसए को अपनी मर्जी पे हटाने पड़े, नहीं कि हम उसके पास गए कि हटाओ हटाओ, हम जो है आपके कहने के हिसाब से कर लेंगे। समझ आ गई बात। तो उनको ये भी समझ में आ गया कि भारत जो है हमारे बिना भी अपना काम कर सकता है। तो जाकर के 2005 में सिविल न्यूक्लियर डील होती है जिसमें जो भी न्यूक्लियर है, नाभिकीय पदार्थ हैं जो कि भारत को देने जाने हैं, जिन पे प्रतिबंध लगा था, वहां पे जो है वो रोक यूएसए ने अपने आप हटाई थी। वो रोक जो कि 1998 में उन्होंने लगाई थी, उन्होंने खुद अपनी बिना शर्त जो है उसको हटा लिया। क्यों हटाया, क्योंकि उनको पता था कि भारत को जितना हम शक्तिशाली बनाएंगे उसमें हमारा ही फायदा है, नुकसान नहीं है। क्योंकि उनको इसकी गणित समझ में आ रही थी, इसकी कैपेबिलिटी, योग्यता ही समझ में आ रही थी कि भाई इसके पास क्या है। समझ आ गई बात। तो एक तो ये चीज हुई। तो भारत के लिए रिलेशनशिप क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आया बात। इसलिए यहाँ का कोई भी न्यूज़पेपर जाकर के वहां के प्रेसिडेंट के जो कैंडिडेट हैं उनसे जाकर के इंटरव्यू लेना पसंद करेगा। दूसरा, अब जब ये दोनों प्रेसिडेंट बने तो मैंने कहा दोनों के पॉजिटिव हैं और दोनों के नेगेटिव्स भी हैं। तो देखिए हाँ, तो अब इन्होंने कहा कि देखिए जैसे पाकिस्तान को बहुत सारे वेपन्स, अच्छा मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आप जो है यूएसए की हमारे नेबरहुड कंट्रीज के फॉरेन रिलेशनशिप पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है। अब आपने जब बात कही कि भैया यूएसए पाकिस्तान को वेपन सप्लाई करता है या करता था,
तो क्या हम उसको भारत का मित्र कह सकते हैं? तो आप एक चीज देखिए, पाकिस्तान के साथ में एक ये भी कंट्री है, पाकिस्तान जो है वो चाइना के एक तरह से इस इन दोनों देशों की मित्रता को ऑल वेदर अलाइज कहा जाता है, तो सभी मौसम के साथी, मौसम चाहे ठंड हो गर्मी हो, कहने का मतलब ये, तो ऑल वेदर अलाइज का नाम दिया गया है चाइना और पाकिस्तान की रिलेशनशिप को। तो अगर यूएसए पाकिस्तान को अपने वेपन नहीं देगा ना, तो पाकिस्तान की डिपेंडेंस जो है वो चाइना पे भी बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं देशों को ये भी जो है बैलेंस करना होता है। मतलब आपको समझ में आ गई? जैसे आप दो पड़ोसियों के बीच में रहते हैं, ये पड़ोसी जो है इन दोनों की आपस में दुश्मनी है, बी और सी की, समझ में आ गई? लेकिन आपके लिए जो है वो दोनों एक तरह से मित्र हैं, कोई दुश्मन नहीं है। अगर आपको बी कहे भाई साहब आप सी से लड़ाई तोड़ दो, तो वो पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं बी के बिना देखे जो है, हाँ भैया दही दे, दूध दे, तू आज ये दे, ये करना पड़ता है कि भाई वो भी थोड़ा बहुत अपने पक्ष में रहे। नहीं तो क्या करेगा, ये और किसी से मित्रता कर लेगा, तो फिर अपनी इससे दोस्ती खत्म हो गई या उसके ऊपर निर्भरता ज्यादा हो गई, तो कहीं ना कहीं वो भी एक समस्या है। तो अगर यूएसए पाकिस्तान को अगर वेपन नहीं देगा, तो ये वेपन जो है कहां से आएंगे? यहां से आएंगे, या यहां से आएंगे, या जो इसका पाकिस्तान का पड़ोसी है इससे आएंगे, या पाकिस्तान को अपनी सुरक्षा करना भी हो सकता मुश्किल हो जाए, क्योंकि ये जो एरिया है पाकिस्तान का वो इनके द्वारा भी चैलेंजिंग है। तो पाकिस्तान की खुद की स्थिति नावाडोल नहीं हो जाए, इसलिए भी देने पड़ते हैं। लेकिन उनमें शर्त रखी जाती है, और वो धीरे धीरे शर्तें बढ़ रही हैं कि आप इनका यूटिलाइजेशन भारत के खिलाफ जो है वो नहीं करें, या शांति के समय जो है किसी में नहीं करें। तो वो लिमिटेशंस इसलिए डाल दी जाती है। अब समझ में आई बात? तो यूएसए, अच्छा एक चीज, अगर यूएसए और इंडिया की पार्टनरशिप या इंडिया का जो टच पॉइंट है ना, टच पॉइंट का मतलब है आप कितने सारे मैटर्स में जो है डील करते हैं, वो मोर देन इतना हो सकता है। मतलब कम से कम 100 से ज्यादा मामलों में हम साथ रखते हैं, मिलिट्री, स्पेस टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, कृषि, ये वो सब मरीन प्रोडक्ट हुए, चाहे युद्ध अभ्यास हुआ वगैरह वगैरह। पाकिस्तान के साथ में क्या 2 3 4 5 ज्यादा ज्यादा, उससे क्या थ्रेट है, ये भी समझो। मतलब जैसे मान लो आपके और इंद्र के बीच में 100 बार संवाद होता है दिन में, भगवान के बीच में रात में 2 बार ही संवाद नहीं होता। कहने को तो भगवान भी आपका दोस्त है, इंद्र भी वो दोस्त है, लेकिन इंद्र से दोस्ती आपके 100 बार संवाद हो रहा है, तो किसी न किसी मैटर पे तो है, वो चीज है। समझ आई बात? तो ये चीज, तो इसलिए यूएसए के साथ में अब एक और चीज आती है कि क्या यूएसए और इंडिया के जो रिलेशनशिप है वो रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक जो कैंडिडेट आते हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करती है क्या, या भारत में अगर या तो इसकी सरकार आए या इसकी सरकार आए, तो क्या ये रिलेशनशिप जो है इन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है क्या? तो अब धीरे धीरे रिलेशनशिप जो है वो पार्टी अग्नोस्टिक हो रही है, चाहे कोई भी पार्टी का प्रेसिडेंट वहां पे हो, चाहे कोई भी पार्टी की गवर्नमेंट यहाँ पे हो। अब ये पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके नेशनल इंटरेस्ट की बात होने लग गई कि पार्टी कोई भी हो सकती है, कैंडिडेट कोई भी जीत सकता है, किसी भी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन वो रिलेशनशिप जरूरी है। और वो रिलेशनशिप क्यों जरूरी है, आपने समझा बात? इसलिए रिलेशनशिप अब किसी दल या किसी व्यक्ति विशेष पे डिपेंडेंट नहीं रही। हर कोई आदमी के अपने पॉजिटिव है और अपने नेगेटिव है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप के साथ में अभी पॉजिटिव तो क्या है, आपने पढ़ा होगा कि वो इंडिया को या किसी भी कंट्री को इनके खिलाफ सशर्त आपको समर्थन देते हैं, और ये जो टेररिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसमें उनकी लड़ाई में किसी तरीके की दो बात नहीं है, किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं है। टेररिज्म इज टेररिज्म, ये न तो किसी धर्म विशेष का है, न कोई गुड टेररिज्म है, न कोई बैड टेररिज्म है। समझ में आ गई? जैसे पाकिस्तान वाले टेररिज्म को कई बार गुड टेररिज्म भी कहते हैं कि भैया टेररिज्म का इस्तेमाल हम अच्छे कामों के लिए करें। अरे भाई साहब कौन सा इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों का, समझ में आ गई बात? तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए न वो टेररिज्म बैड है न गुड है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए या रिपब्लिकन पार्टी के लिए वो टेररिज्म, चाहे वो इजराइल में हो, चाहे वो ईरान में हो, चाहे वो भारत में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो श्रीलंका में हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो,
सब जगह है सेम भावना है, पॉजिटिव। तो इसीलिए ये रीजन था कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद में यूएसए ने भारत के लिए एक फेवरेबल रुख रखा। जब हमने जो मतलब सर्जिकल स्ट्राइक करी, कहां करी? पाकिस्तान के अंदर जाकर के। हो सकता है जब अगर डेमोक्रेटिक, हो सकता है कि अगर डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट उस समय होते तो थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। भारत को जो है थोड़ा दबाने की कोशिश की जाती, हालांकि भारत मानता नहीं मानता वो लोग हो सकता है, लेकिन बैक रूम में कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिकली ये जो डिसीजन था उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश होती, नहीं हुई। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में डोनाल्ड ट्रंप या रिपब्लिकन पार्टी ज्यादा भारत के पीछे रहती है। तो जो सिविल न्यूक्लियर डील रही वो किसने करी? रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट ने या प्रेसिडेंट ने। अब इनके साथ में नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ये है कि ये कह रहे हैं ट्रंप कि हम किसी भी देश के आदमी को यूएस में आने से जो है वो रोकेंगे, किसी भी देश के आदमी को जो कि मतलब बिना वीजा या बिना इलीगली आ रहा हो। तो कई लोग जो हैं, भारत के लोग वहां पर जाना भी पसंद करते हैं। भारत के लोग ज्यादातर वहां पे H1B वीजा लेकर के जाते हैं। ये वीजा क्या है? ये वीजा इनको शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए यूएस में स्टे करने की परमिशन देता है। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में या रिपब्लिकन पार्टी के इन प्रेसिडेंट के टाइम में देखा गया कि H1B वीजा से भारत से जाने वाले यूएस की कमी काफी आई थी, और उस समय ये मामला जो था वो काफी उठा था कि भारत को इन लोगों को भेजने के लिए और ज्यादा ट्रंप साहब को मनाना चाहिए। एक नेगेटिव ये है। दूसरा नेगेटिव क्या है? डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, मतलब विनिर्माण के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वहां पे टैरिफ्स को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो जब हम इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे तब बताएंगे कि टैरिफ्स होते क्या है। ये एक तरीके का टैक्स है जो कि जिस भी कंट्री से प्रोडक्ट जाता है और जिस भी कंट्री में जाना है उसकी सीमा में प्रवेश करता है, तो सीमा में प्रवेश करने के पहले टैरिफ्स, उसके ऊपर टैक्सेस लगाए जाते हैं। वो क्यों? हो सकता है ये पेन जो है मैंने यहां पे बनाया और हो सकता है इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10 रुपीज हो, लेकिन अमेरिका के मार्केट में ये पेन 12 रुपए का बिक रहा है। तो वहां की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको हर्ट नहीं करें, इसलिए जो है वो 10 रुपीज के पेन पे 20% टैक्स लगाएंगे और इसको भी वो 12 रुपए का ही बना देंगे वहां पे। अब जो है उसकी बात करो, समझ आ गई? तो ये टैरिफ जो है हो सकता है कि इंडिया जो है वो क्या करे, इंडिया के ऊपर जो है ये ज्यादा, मतलब भारत ही नहीं, वो सब देशों के ऊपर लगाएंगे, स्पेशली चाइना के ऊपर। तो वहां से एक बेनिफिट क्या हो सकता है? अगर चाइना के ऊपर लगाते हैं तो हो सकता है भारत के उत्पाद जो हैं वो थोड़े बहुत वहां और जाने लग जाएं। लेकिन इसका ये भी नुकसान है कि भारत के जो उत्पाद अभी जा रहे हैं उन पे अगर टैक्स लगने लग गया तो उनका प्राइस बढ़ जाएगा वहां के मार्केट में, तो वो कम्पिटिटिव नहीं रहेंगे। तो कम्पिटिटिव नहीं रहेंगे तो हो सकता है भारत के निर्यात को समस्या आए, तो ये नेगेटिव है। समझ आ गई बात? उन प्रेसिडेंट के साथ में क्या पॉजिटिव है जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, उन्होंने जो है ये टैक्सेस जो है वो लगाने की ज्यादा बात नहीं कही है। तो नहीं बढ़ाएंगे तो इसका मतलब हो सकता है हमारे निर्यात जो है वो चलते रहे। या उनके साथ एक और पॉजिटिव है कि ये जब से बाइडेन की गवर्नमेंट आई तब से H1B वीजा जो है उनको लाने में ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। तो जब नहीं करना पड़ा इसका मतलब भारत ने, अभी आपने कभी न्यूज सुनी दिनों में कि H1B वीजा कम हो गए ऐसा वैसा? तो जब है ही नहीं ऐसा मैटर तो कहां सुनोगे? ये मैटर डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के टाइम में ज्यादा था। तो ये मैटर अगर कम हो गया तो इसका मतलब ये पॉजिटिव हो गया। तो दोनों आदमियों के फायदे हैं, दोनों के नुकसान है। नुकसान मतलब नेगेटिव है जिससे अपने को डील करना होता है। समझ आ गई बात? तो ये रही हमारी डोनाल्ड ट्रंप की और जो भी इंटरव्यू के बारे में जो हमने बात करी। हाँ, अमेरिका